हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, उसका पार्ट 8 करने वाले हैं। और पिछले क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पार्ट 7 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो ये क्लास देखने के बाद वो क्लासेस भी देख लेना, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर होगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू पहले हम पिछले कुछ टॉपिक बचा हुआ उसको कंप्लीट करने के बाद आगे के टॉपिक कवर करेंगे और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कल का कुछ टॉपिक बचा हुआ था उसको कंप्लीट करने के बाद आगे की हेडिंग को शुरू करेंगे। सिक्के और राजा के कुछ टॉपिक कल का बचा हुआ है। पंजाब और हरियाणा, ये स्थान नोट कर लेना। जैसे क्षेत्रों के युद्ध कबीलाई गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे, जो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के समय स्वयं रूप से युद्ध जनजाति पंजाब और हरियाणा के अंदर शासन कर रही थी। उन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को युद्ध शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले। जो युद्ध जनजाति थी उनके सिक्के हजारों की मात्रा में मिले, तांबे के बने हुए, जिससे युद्धियों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। जो युद्ध जनजाति थी उन्होंने हजारों की मात्रा में सिक्के परिलक्षित किए, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी व्यापार में अधिक मात्रा में रुचि थी। सोने के सबसे भावी सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए थे। इनके शुरुआती सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। मतलब गुप्त शासकों ने जो सिक्के बनाए थे सोने के, उनके शुरुआती समय में भारी मात्रा में सोना प्रयोग किया जाता था। उससे आगे क्या हुआ जिसकी अब हम चर्चा करते हैं। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। मतलब जो सिक्के बनाए जाते थे उनके दूर व्यापार करने विनिमय में प्रयोग किया जाता था, जिससे लाभ जो शासक होते थे उनको लाभ होता था। 6वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। आर्थिक संकट या रोमन साम्राज्य का पतन, मतलब जो 6वीं शताब्दी में कम हो गए सिक्के, उनका कारण तो या तो आर्थिक संकट था या फिर रोमन साम्राज्य का पतन। जो रोमन साम्राज्य था उसका पतन के कारण भी सिक्के कम मिल रहे थे, जिससे व्यापार की कमी हुई। नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। यद्यपि ग्रंथों में प्रचलन का उल्लेख मिलता है। मतलब जो 6वीं शताब्दी के बाद जो रोमन साम्राज्य पतन और आर्थिक संकट हो सकता है, ये अनुमान लगाया इतिहासकार। और उसके बाद भी ग्रंथों के अंदर सोने के सिक्कों का प्रचलन का उल्लेख मिलता है। चलिए अब हम इस हेडिंग में इतना ही था, नेक्स्ट हेडिंग के अंदर चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग को शुरू करते हैं। मूल बातें के अंदर हम अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किस प्रकार किया गया, उसकी जैसे अर्थ किस प्रकार निकाला गया उसकी हम बात करते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। मतलब जो आधुनिक भाषा जो भी है मूलतः ब्राह्मी लिपि उसके संबंधित है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है, जिसकी हमने पिछली क्लासों के अंदर चर्चा की थी। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। मतलब जो पंडित थे वह संस्कृत और अन्य भाषाएं जानते थे। अंग्रेजों ने उनकी सहायता से इन लिपियों का अर्थ निकालने का प्रयास किया। जैसे आधुनिक बंगाली, देवनागरी लिपि, पांडुलिपियों का अध्ययन किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। जो प्राचीन अक्षर थे, जो मतलब पांडुलिपियां मिली थी, जो अशोक के अभिलेख मिले थे, उसके ऊपर जो भाषा उत्कीर्ण की गई थी, जो बात करें पंडित जो भाषा जानते थे उन दोनों को समीप रख के उनकी बात करें तो उन दोनों को समीप रख के जांच की तो उससे अर्थ निकाला गया। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। जो आरंभिक विद्वान थे उन्होंने कई बार अनुमान लगाया संस्कृत भाषा में लिखे थे, जबकि
प्राचीनतम अभिलेखों वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसिप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसमें अंदर ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, जो पिछले क्लास से आप लोगों ने देखी तो ये आसानी से समझ आ जाएगा। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जेम्स प्रिंसिप ने जैसे लिपि की अर्थ निकाला था 1838 के अंदर। चलिए इस हेडिंग के अंदर इतना ही था, नेक्स्ट हेडिंग के अंदर चलते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, जो खरोष्टी लिपि थी उसे किस प्रकार पढ़ा गया उसकी जानकारी लेते हैं। पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि को पढ़े जाने की कहानी अलग है। जो खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया उसकी कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। हिंदू यूनानी शासकों ने कब तक शासन किया था? लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए। जो सिक्के मिले उनके नाम बात करें यूनानी और खरोष्टी लिपि के अंदर उसके ऊपर कुछ लिपि का उत्तीर्ण किया गया है। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। जो यूनानी भाषा को पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने दोनों भाषाओं का मेल किया। तो उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोरस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए आ तो प्रयोग किया गया है। चूंकि प्रिंसिप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। मतलब कोई भाषा है उसके अंदर समझ लो कुछ लिपि का प्रयोग किया गया है, जैसे इस प्रकार वो शब्द 3-4 बार लिखा हुआ है तो उस शब्द को पढ़ना आसान हो जाएगा, एक शब्द को अलग अलग भाषा के अंदर जोड़ के। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़। इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया। मतलब एक ही शब्द का बार बार यूज हुआ है तो उसको पढ़ना आसान हो गया क्योंकि उस शब्द के बारे में पहले जानकारी है इसलिए। तो अब हम बात करें तो खरोष्ट लिपि के अंदर किस प्रकार लिखा गया वो अब हम जानकारी लेते हैं। जैसे का को इस प्रकार लिखा गया है, और बात करें चा को इस प्रकार लिखा गया है डी के आकार का। वही ढा की बात करें तो इस प्रकार, और दा की बात करें इस प्रकार लिखा गया, और माँ को इस प्रकार, और बात करें तो र को इस प्रकार लिखा आई की फॉर्म में। ठीक है, तो इससे ये लिपि की बात करें तो इस प्रकार पढ़ा गया है। जैसे ये सब लिखे हुए तो इन शब्दों को पता चल गया कि इस शब्द का अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये, जिससे ये लिपि को पढ़ लिया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। चलिए अब हम अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, अभिलेख साक्ष्य की सीमा, इसके बारे में अब हम चर्चा करें। जो अभिलेख मिलते हैं उनकी क्या क्या सीमा है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण, मतलब जो अभिलेख है उसके ऊपर अक्षर बनाए गए उसे हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। जैसे अब समझ लो ये है उत्कीर्ण लिखा हुआ है, बात करें ये उत्कीर्ण मैंने बना है, कुछ अभिलेख समझ लो ये अभिलेख बना है, उसके ऊपर कुछ शब्द ऐसे इस प्रकार हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया है, तो मतलब उसको समझने में कठिनाई होगी। और अभिलेखों का नष्ट हो जाना, कुछ अभिलेख ताड़ पत्थर वगैरह कुछ ऐसे जैसे पत्थर वगैरह पर लिखा हुआ है जो अभी नष्ट हो गए। और अभिलेखों का वास्तविक अर्थ निकाल पूर्ण नहीं होता। जो अभिलेख होते हैं उनका वास्तविक जैसे अर्थ है वो निकालना कठिनाई होती है कुछ अभिलेखों के। और बात करें कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय अवधि संबंधित होते हैं, मतलब जो कुछ अभिलेख होते हैं वो विशेष स्थान या कोई समय अवधि के लिए होते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य उसके कुछ अभिलेख मिलेंगे तो हम जानकारी आसानी से ले सकते हैं, वही कुछ छोटे क्षेत्र में अभिलेख मिलेंगे उसकी जानकारी लेना कठिन है। और बात करें जिन्होंने बनाया अभिलेख केवल उनके बारे में चर्चा की जाती है। जो अभिलेख होते हैं जैसे किसी ने दान किया उन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है, किसी और के बारे में जानकारी नहीं मिलती है अभिलेखों से, जिससे केवल बनाने वाले की जानकारी मिलती है, अन्य की नहीं। अब हम आगे बात करें तो आम जन की जानकारी का अभाव, मतलब जो अभिलेख मिले हैं उनके अंदर आम जन की जैसे बात करें तो उनकी जानकारी बहुत कम मिली है, जिससे
बात करें आम जन की जानकारी का अभाव होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के अंदर काल रेखा दी गई है, उसकी अब हम जानकारी लेते हैं। चलिए अब हम काल रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। काल रेखा एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास, जो इस समय अवधि के अंदर जो राजनीतिक और आर्थिक विकास हुआ है उनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण और महाजनपद और आज सिक्के इन सब का प्रचलन वगैरह हुआ। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ बनी। मतलब जो 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासक थे उन्होंने मगध के अंदर पकड़ बनाई। ठीक है, ये ला का मतलब है लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण। और आगे बात करें लगभग 321 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने राज्य संभाला। और लगभग 272 से 272 या 268 से 231 ईसा पूर्व में अशोक का शासन। ठीक है, लगभग 185 ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व में पश्चिम उत्तर में शक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य, दक्कन में सातवाहन, इन सब शासकों ने शासन किया। ठीक है, कब किया? 200 से 100 ईसा पूर्व के अंदर। लगभग 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक पश्चिम उत्तर के साथ मध्य एशिया के लोग, शक कौन थे? मध्य एशिया के लोग, जिन्होंने शासक की बात कर शासक थे। और रोमन व्यापार, सोने के सिक्के, इस शासन काल के अंदर जैसे बात करें तो सोने सिक्कों का प्रयोग किया गया और रोमन के साथ व्यापार किया गया। रोमन एक साम्राज्य था। ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं सुनना है, बस बात के। तो अब इस कालखंड के आगे के भाग को पढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, जिस कालक्रम के अंदर जो घटनाएं हुई है उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा की गई है। इस कालक्रम के अंदर सबसे पहले लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण, जो कनिष्क था वो अपने राज्य के अंदर राज्यारोहण किया। जो इसका मतलब ला का मतलब लगभग है, शॉर्ट फॉर्म यूज की हुई सारी जगह। लगभग 100 से 200 ईसा पूर्व में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेख प्रमाण मिले। मतलब जो 100 से 200 ईस्वी के अंदर सातवाहन शासक थे, उन्होंने जो भूमि दान किया उनके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात। लगभग 320 ईस्वी में गुप्त शासन का आरंभ हुआ। जो गुप्त शासन था 320 ईस्वी के अंदर उसकी शुरुआत हुई है। और लगभग 335 से 375 में समुद्रगुप्त ने शासन किया, जो गुप्त शासक था। लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन, और बात करें लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया और दक्कन के अंदर वकाटक साम्राज्य शासकों द्वारा शासन किया गया। अब लगभग 500 से 600 ईस्वी में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय, जो कर्नाटक राज्य है उनके अंदर चालुक्यों का उदय हुआ और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ। ठीक है, मतलब आगे बढ़े तो लगभग 606 ईस्वी 647 ईस्वी कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, और मतलब जो 606 से 647 ईस्वी के अंदर कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। और उसी समय चीनी यात्री श्वेत तत्संग द्वारा यात्रा की गई भारत की। अब लगभग 712 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय, 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध पर विजय की गई। ठीक है, अब हम कालक्रम के अंदर बढ़ते हैं। चलिए अब हम काल रेखा 2 को देखते हैं और इसके बाद आज को वीडियो यहीं पे समाप्त कर देंगे। काल रेखा 2 के अंदर अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति 18वीं शताब्दी के अंदर, मतलब जो अभिलेख शास्त्र है उसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण प्रगति हुई उसके बारे में, यहाँ काल रेखा के बारे में जैसे अलग अलग डेट दी हुई उसके अंदर बताया गया है क्या प्रगति हुई है। सबसे पहले 1784 के अंदर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या याद रखना वो मैं बता दूंगा, ज़्यादा कुछ फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, इसके अंदर 1-2 ही है वो मैं बता दूँ, याद कर लेना। 19वीं शताब्दी के अंदर बात करें तो 1810
का दशक। 1810 का दशक मतलब 1810 से लेकर 1820, ठीक है। दशक का मतलब ये होता है 10 साल, ऐड कर दो उसके अंदर। 1810 का दशक के अंदर कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेखों को एकत्र किया। जो कॉलिन मैकेंजी थे उन्होंने तमिल भाषा के 8000 अभिलेखों को एकत्र किया। कब किया? 1810 के अंदर। उसके बाद 1838 के अंदर जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला गया। मतलब जो 1838 के समय था उस समय जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला है। तो मतलब यही याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं इस कालखंड के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट करती थी इसके अंदर। इसके अलावा इस कालखंड के अंदर कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। 1877 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंगम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। मतलब प्रकाशित मतलब जैसे अखबार वगैरह में प्रकाशित किया। 1886 के अंदर दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपोग्राफिया मतलब कर्नाटक का प्रथम एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक। एपिग्राफिया मतलब अभिलेखों का बात करें तो अभिलेखों का अध्ययन 20वीं शताब्दी के अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर क्या क्या उसके बारे में चर्चा करें। 1965-66 के अंदर डीसी सरकार ने इंडिया एपिग्राफिकल ग्लोस की प्रकाशित की, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, अभिलेखों का अध्ययन। इसके बाद पेरिप्लस का अर्थ होता है जो यूनानी भाषा का शब्द है उसका अर्थ है समुद्री यात्रा। और नेक्स्ट बात करें एर्थियन यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाल सागर। और दानात्मक अभिलेख मतलब दान में दिए गए भूमि या पूंजी उसका विवरण दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो वो देख लेना। और नेक्स्ट क्लास के अंदर इस क्लास के जैसे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे।